जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अस्सलाम सैयद वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम सैयद ताहिर हैं, आयुष हैं और अम्मार। जी अम्मार, आवाज़ आ रही है? अम्मार है क्या नाम? जी ये अमर है? जी जी सर, आ रही है आवाज आवाज। अच्छा अच्छा। तो ये मेरा प्रोफाइल है आप लोगों के सामने, यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो। तो दो मेरे फेजेस हैं, एक तो मैं टेक्निकल स्किल मेरी ये हैं जो आपके सामने, ये एक्सपीरियंस के ऊपर। दूसरा फेज मेरा ये जिस डोमेन पे मैं काम कर रहा हूँ। ये क्लासेस लॉयर्स वगैरह के लिए हैं फ्री। जो ये किताब मैंने लिखी है, इसमें लॉयर्स की क्लासेस हैं जो मैं फ्री ले रहा होता हूँ। ये मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग कैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके ऊपर है। ये आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाए। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक 48 की क्लास शुरू है आज। तो पहला उसका आज सेशन है, और उसमें क्या क्या हम स्टडी करेंगे, मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। तारिकुल हसन। आप लोगों ने क्या क्या किया हुआ है भाई? हमारा आपने क्या किया हुआ है? जी सर, मैंने CCNA और एनपी राउटिंग स्विचिंग की हुई है। उसके बाद NANP कोलैबोरेशन की हुई है। अच्छा, ठीक है, और गुड। कहीं जी जॉब जी जॉब कर रहे हैं कहीं? जी जी, जॉब कर रहा हूँ सऊदीया में। ठीक है। और ये जो आयुष हैं, क्या किया आपने भी? सर, मैंने CCNA करा है, अच्छा आपसे किया था अच्छा, इन मेरे से किया। 2017 में। अच्छा और फिर उसके बाद में मैंने CCNP किया है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में अभी टेक महिंद्रा में वर्क कर। ठीक, गुड। और सैयद ताहिर कहाँ से हैं? सईद ताहिर हैं, सैयद ताहिर हैं? जी सर, सैयद ताहिर। कहाँ से हैं आप? आई एम बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान एंड currently I'm working in Saudi Arabia. ओके। सो सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, इनके साथ हूँ मैं। तो अम्मार और तो आप एक साथ हैं? जी जी, अमार एक्चुअली ही इज इन द अदर सिटी। ओके। तो मैं जो रियाद में होता हूँ। अच्छा अच्छा। तो जो हम्म। सर्टिफिकेशंस हैं वो मैंने CCNA CCNP और जो सेल्फ स्टडीज में मैंने लोड बैलेंसर पढ़ा है। अच्छी बात। उसके उसके चलिए। बाद जो है वो मैंने ASM भी पढ़ा है। अच्छा, गुड। और ये और आशीष कौन है भाई? आशीष, आवाज़ आ रही है हमारी भी? आशीष को आवाज़ नहीं आ रही। एडमिन से जो लॉगिन है, क्या नाम था उनका? हेलो। जी जी। आशीष जी, क्या किया आपने? आवाज आ रही है? जी आ रही है, क्या किया आपने? मेरा CCNA CCNP किया है मैंने। ठीक है। अभी अच्छा 48 का एक किया है, मेरी सर्टिफिकेशन आई है तो एसोसिएट लेवल। अच्छा। हाँ। 48 कर लिया आपने? नहीं, अभी मतलब मैंने अभी मतलब कॉन्फ़िगर मतलब लैब्स वगैरह खुद ट्राई करी है, वो सेल्फ स्टडी है मेरी अच्छा, बेसिकली। सेल्फ स्टडी की है आपने 40? ठीक ठीक है। और ये एडमिन से कौन लॉगिन है भाई? एडमिन से क्या नाम था? तारिक साहब, एडमिन से लॉगिन है, आवाज़ आ रही है? चलिए ठीक है। तो जो सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे, क्लास शुरू होने से पहले पता होना चाहिए कि पढ़ा कौन रहा है और पढ़ाएगा क्या। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लो लॉजिक। इंटरव्यू में भी इसके बारे में पूछा जाता है। और फ्लो लॉजिक को समझने के लिए बेसिकली तो होना ये चाहिए था कि जब 48 कंप्लीट होने को होता
तो इसके बारे में बताया जाता तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती। लेकिन चूंकि हर एक इंस्टीट्यूशन में पहले दिन ही फिलोलॉजी थ्योरेटिकल पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उससे समझना टफ टास्क है। हमने फिलोलॉजी को समझाना है और विद प्रैक्टिकली ही समझाना है कि फिलोलॉजिक में होगा क्या, पैकेट कैसे फ्लो होगा, कैसे जाएगा। तो ये डिस्कशन जो होगा देखते हैं आज होना है या कल होना है। तो यहाँ पे फ्लो लॉजिक को हमने पूरा आपको जो समझाना है वो प्रैक्टिकली सारा लेकर चलना है, डीबगिंग के थ्रू होगा। पहले पॉलोल्ट FortiGate कॉन्फ़िगर होना चाहिए, किस तरीके से पैकेट आएगा और पैकेट जाएगा, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होंगे, सारे के सारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कलरफुल करके बना के आप लोगों के लिए रखा हुआ है। बट इस डॉक्यूमेंट को शो करने से पहले हम रियल प्रैक्टिकल करके देखेंगे, उसके बाद फिर ये आउटपुट देख सकते हैं, तभी फ्लो लॉजिक समझ में आ सकता है। कुछ लोगों को जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, नेट का कॉन्सेप्ट क्या है, राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलिसी का, तो फिर इसको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो एक तो फ्लो लॉजिक को हम स्टार्टिंग में पहले दिन पढ़ेंगे, दूसरा ये जब कोर्स हैंड हो रहा हुआ तब पढ़ेंगे, ताकि उसमें और क्लैरिटी हो जाए। तो ये रहा आपके पास फ्लो लॉजिक। उसके बाद कुछ टर्म्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के जो यहाँ पे मेंशन है। कुछ लोगों ने सिक्योरिटी पढ़ रखा है तो मालूम है कि भाई ये क्या होता है, बट फिर भी ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर लिया जाएगा, एक क्लास यहाँ पे दे दी जाएगी। ये जो कोर्स है उन लोगों को समझने में आसानी होगी जिन्होंने CCNA और NP का एटलीस्ट राउटिंग कर रखा है, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ग्राफिकल मोड चेंज हो गया है, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, सबके नाम कुछ ना कहीं बदल गए हैं। FortiGate के अंदर कैसे स्टैटिक राउटिंग की जाएगी और डिफ़ॉल्ट राउट डाले जाएंगे, इंटरफेस वगैरह पे IP वगैरह कैसे जाएंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके कितने तरह के इंटरफेसेस हो सकते हैं। ये जो इंटरफेस आप FortiGate इंटरफेस VLAN देख रहे हैं, बेसिकली ये जो इंटरफेस है ये हमने पढ़ा है CCNA के अंदर भी और NP के अंदर भी। ये इंटरफेस है SVI। SVI क्या होता है मालूम है किसी को? जी भाई, Yes, व्हाट sir. इज स्विच वर्चुअल स्विच इंटरफेसेस। वर्चुअल इंटरफेस? हम इसका यूज़ कब करते हैं? इंटर विलान राउटिंग में, जब हमने दो विलान के Inter-VLAN बीच में routing में कम्युनिकेशन कराना बिल्कुल होता है, राइट। करेक्ट। FortiGate के इंटरफेस को हम एज ए SVI की तरह पर यूज़ कर सकते हैं। SVI VLAN के कॉन्सेप्ट के साथ में यूज़ होगा। जोन का एक कॉन्सेप्ट नया है, किसी ने अगर पोलो ऑल्टो पढ़ा है तो जोन का कॉन्सेप्ट होगा। पोलो ऑल्टो पढ़ा किसी ने? किसी ने पोलो ऑल्टो स्टडी किया सेल्फ? नहीं। नो सर। देखिए, पोलो ऑल्टो में एक कॉन्सेप्ट आता है जोन का। वहाँ पे जोन मैंडेटरी टर्म है। जैसे कि अगर हम स्विच की बात करें, लेयर 2 स्विच की, तो लेयर 2 स्विच में बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट कौन से विलान में होते हैं? वन में। वन में, वन के अंदर। तो मैंडेटरी है पोर्ट का वीलान में होना, क्योंकि वीलान में होगा तभी ब्रॉडकास्ट डोमेन जनरेट होगा, ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम होगा तो आवाज़ जाएगी। कम्युनिकेशन तब होगा जब दो मशीनों के IP एड्रेस यूनिक, NID सेम और मैक एड्रेस यूनिक होगा। तो पोलो ऑल्टो में जोन के बिना पॉलिसी बन नहीं सकती है। तो पोलो ऑल्टो का जो जोन है वो एक डिफरेंट चीज़ है। और FortiGate का जो जोन है, ये जोन ये कहता है FortiGate का कि अगर आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज हैं, इफ़ यू हैव दी मल्टीपल पॉलिसीज, और मल्टीपल पॉलिसीज जो हैं वो आपने अप्लाई करनी है पोलो FortiGate के मल्टीपल इंटरफेसेस के ऊपर। तो FortiGate का जो मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, पोर्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनके ऊपर अगर सेम तरह की पॉलिसीज अप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे कि इन सारे इंटरफेसेस को, फॉर एग्जांपल इन तीनों इंटरफेसेस को मुझे इंटरनेट पर लेके जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पोर्ट नंबर 1, 2 और 3 जो हैं, इनको अगर इंटरनेट पर लेके जाना है, और ये जो पोर्ट नंबर 4 है दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट क्लाउड है, तो मुझे तीन पॉलिसी बनाने के बजाय कि मैं एक पॉलिसी यहाँ से यहाँ बनाऊं, दूसरी पॉलिसी ये, तीसरी पॉलिसी, इंस्टीड ऑफ दैट क्या करना चाहिए कि इन तीनों को एक जोन में डाल देना चाहिए। जब पॉलिसी बनाएंगे तो क्या करेंगे कि हम जोन का जो नाम है उस जोन को कॉल कर लेंगे इस पोर्ट 4 के साथ में, तो पॉलिसी इन तीनों पर अप्लाई हो जाएगी।
ये वैसे ही है जैसे किसी ने बीजीपी अगर पढ़ा है तो आईबीजीपी पढ़ा है किसी ने सीसीएनपी के अंदर? आईबीजीपी पढ़ा है किसी ने? सीसीएनपी में आईजीपी पढ़ा है किसी ने? ये भाई किसी की आवाज नहीं आ रही। हेलो आशीष, आयुष, यस सर। बीजीपी पढ़ा है किसी ने? आईबीजीपी सीसीएनपी में? यस सर पढ़ा है। पीयर ग्रुप पढ़ा है किसी ने उसमें? जी सर। पीयर ग्रुप क्या करता है? जब हमारे पास कॉमन पॉलिसीज होती हैं तो नंबर ऑफ सीएलआई को कम कर लेते हैं और हम्म। पॉलिसी को अप्लाई कर देते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा जोन के अंदर कि हम मल्टीपल इंटरफेसेस को जोन में कॉल कर लेंगे, और कहीं पर कॉल करना है तो इंडिविजुअल इंटरफेस को जोन में ना कॉल करके जोन को कॉल कर लिया जाएगा। ये एक टर्म है रिडंडेंट इंटरफेस। रिडंडेंट इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 40 गेट है। इस 40 गेट की आपके पास ये लेट से पोर्ट नंबर 4 है, दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट क्लाउड है। यहाँ पर लेट से हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है और स्विच से लेट से दो इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल P1 एंड P2, और यहाँ पे मल्टीपल वी हैव द यूजर्स। तो यहाँ से अगर हम लेट से बाहर जा रहे हैं फ्रॉम दी, ये हमारे पास जो पोर्ट नंबर 1 और 2 है, फॉर एग्जांपल ये लैन के अंदर है और ये फॉर एग्जांपल ये वैन के अंदर है, तो रेडंडेंट इंटरफेस में क्या होगा कि हमारा ट्रैफिक यहाँ से किसी एक ही पोर्ट से बाहर जा रहा होगा। इफ दिस लिंक गोज डाउन, अगर ये डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो ट्रैफिक होगा इट विल स्विच टू दी अनदर इंटरफेस, यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा रेडंडेंट इंटरफेस इस तरीके से काम कर रहा होगा। सर वे फेल ओवर के लिए यूज करेंगे ना? हाँ, फेल ओवर बोल लें, जो भी टर्मिनोलॉजी बोल लें, बैकअप बोल लें, वॉट एवर, रिडंडेंट को बैकअप बोल लें, ये तो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। एक कार के चार ही पहिए होते हैं भाई, नाम ही बदलते हैं ना आगे। ओके। हाँ जी, सब में चार ही सीटें होती हैं जनरली, सभी घर से लेके ऑफिस ले जाती हैं। बस किसी की डिग्गी बड़ी हो जाती है, किसी का आगे का स्पेस छोटा हो जाता है, विड्थ ज़्यादा हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, सारे काम तो वही कर रहे हैं, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। जैसे ओएसपीएफ में हेलो और होल्ड है, हेलो और डेड है, और ये आईजीआरपी में क्या है? हेलो और होल्ड है। तो नाम चेंज कर दिए गए, कुछ तो नाम अलग रखें। तो यहाँ पर अगला जो ये इंटरफेस है जो हम देखते हैं, अगला जो इंटरफेस है वो है एग्रीगेट इंटरफेस। एग्रीगेट इंटरफेस को सीसीएनपी के अंदर और एनए के अंदर आपने ईथर चैनल पढ़ा है किसी ने? करेक्ट सर। ईथर चैनल में दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? LACP PAGP। पीएजीपी। जो पीएजीपी है वो किसका है? सिस्को का है। और एलएसीपी किसका है? ओपन स्टैंडर्ड। ओपन है। तो 40 गेट इज ओपन स्टैंडर्ड है, ये किसी की प्रोप्राइटरी नहीं है उसकी आपके पास। तो ये आपके पास यूज़ करेगा, सिस्को का प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करेगा, एलएसीपी यूज़ करेगा। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों इंटरफेस को क्या कर देंगे, बंडल बना देंगे। तो इसको क्या बना देंगे? बंडल। ईथर चैनल बना देंगे। तो हमारा जो ट्रैफिक होगा इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि दोनों ही से जाएगा। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि इन केस ऑफ द रिडंडेंट इंटरफेस हमारा ट्रैफिक P1 से जा रहा था और वो डाउन हो जाए तो वो पोर्ट नंबर 2 से जाएगा, और जब हम एग्रीगेट यूज़ करेंगे दोनों से जाएगा। तो हमें मालूम है कि हमारे पास एक टूल होता है वायरक शार्क। किसी ने काम किया वायरक शार्क के ऊपर? पैकेट कैप्चरिंग टूल ईथरल, पहले उसका नाम जी जी सर। था वायरक शार्क था। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर वो टूल लगा देंगे, दोनों इंटरफेसेस के ऊपर टूल लगा देंगे, वायरक शार्क लगा देंगे। तो हम देखेंगे कि इफ़ वी आर सेंडिंग दी ट्रैफिक फ्रॉम दिस मशीन, यहाँ से भेज रहे हैं, बाहर जा रहा है, तो वो ट्रैफिक यहाँ से भी जा रहा होगा और यहाँ से भी जा रहा होगा। तो एग्रीगेट के अंदर दोनों पोर्ट यूज़ किए जाएंगे, और अगर कोई एक डाउन हो जाता है तो ट्रैफिक दूसरे से जा नहीं जाना है। अंडरस्टूड है? रेंडेंट में एक ही इंटरफेस यूज़ हो रहा है, एग्रीगेट में दोनों इंटरफेस एट ए टाइम यूज़ किए जा रहे हैं और एक दूसरे का बैकअप भी है। यहाँ तक क्लियर? नाउ ये जो स्विच इंटरफेस है ये सॉफ्टवेयर स्विच है। बेसिकली ये है कि हमारा जो 40 गेट है, 40 गेट के वी हैव द मल्टीपल पोर्ट्स, P1 है, P2 है और P3 है। एक डिवाइस हमारे पास यहाँ लगी है, फॉर एग्जांपल 1011 लगी हुई है, एक आपके पास 1011 लगी हुई है और एक 1011 लगी हुई है। वी हैव द 3 पीसीज ABC, 3 मशीनें लगी हैं, अलग अलग पोर्ट के ऊपर हैं। तो 40 गेट के ये जो इंटरफेस रहेगा, ये इंटरफेस नॉन आईपी रहेगा। ये इंटरफेस क्या रहेगा? नॉन आईपी रहेगा। और
इन तीनों पोर्ट्स को हम एज ए क्या करेंगे, L2 स्विच की तरह पे यूज करेंगे, जैसे स्विच यूज होता था। तो इसको हम एज ए L2 स्विच भी बना सकते हैं, यानी स्विचिंग की तरह भी काम लिया जा सकता है। सर एक क्वेश्चन था। जी फरमाएं। सर बाय डिफॉल्ट FortiGate फायरवॉल L2 है या L3 है? इसमें आपके पास जैसे सिस्को के पोलो ऑल्टो की बात करें तो पोलो ऑल्टो के अंदर बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो टैप मोड के अंदर पड़ा होता है। ओके। पोलो ऑल्टो में बाय डिफॉल्ट टैप मोड के अंदर पड़ा होता है। टैप जो मोड होता है ये यूज किया जाता है स्पैन में, SPN स्पैन, स्विच पोर्ट एनालाइजर या पोर्ट मिररिंग के अंदर, तो वो इस मोड में पड़ा होता है बाय डिफॉल्ट। पॉल 40 गेट का जो पोर्ट है वो आप जैसा चाहेंगे वैसा बनेगा, वो बाय डिफॉल्ट किसी में नहीं पड़ा होता है। ओके। वहां पे आप मेंशन करते हैं कि उसको क्या बनाने का है, उसको एग्रीगेट बनाने का है, क्या नहीं बनाने का है, तो वहां पे आके आप चूज करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा पोर्ट बनाना चाहते हैं उसको, तो वो उस तरीके से काम करेगा। ओके। वर्चुअल जो पेयर है ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि MPLS के अंदर, एडवांस MPLS के अंदर एक टर्म होता था एटॉम, एनी ट्रांसपोर्ट ओवर MPLS। वहां पे एक सूडो वायर का कॉन्सेप्ट होता था जिसमें दो नोड को हम डायरेक्टली वर्चुअली कनेक्ट कर दिया करते थे। ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इसको जो यूज कर सकते हैं वर्चुअल पेयर में, कि ये जो 40 गेट है इसके जो दो इंटरफेसेस हैं, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2, इन दोनों इंटरफेस को वर्चुअली हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वर्चुअल पेयर के अंदर आपके पास दो वायर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये नॉन IP पोर्ट होंगे। यूज क्या होगा, हम किसी भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर अगर ये टेस्ट कराना चाहते हैं किसी कस्टमर को कि हमारा जो फायरवॉल है और आपका जो फायरवॉल है वो हमारा फायरवॉल के क्या फीचर्स हैं विद रेस्पेक्ट टू दी जो एग्जिस्टिंग फायरवॉल है, तो इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट क्लाउड से कोई राउटर कनेक्टेड है, वहाँ पे कोई फायरवॉल कनेक्टेड है, फायरवॉल पहले भी कनेक्ट हो सकता है, बाद में भी, दोनों मॉडल आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास स्विच मौजूद है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल यूजर्स मौजूद हैं, मल्टीपल पोर्ट फायरवॉल के हो सकते हैं, ये उसका वो फायरवॉल है जो रनिंग है, और यहाँ से इस तरीके से कनेक्टिविटी है। जो भी ट्रैफिक जा रहा है और आ रहा है उसको ये मॉनिटरिंग कर रहा है, जो पॉलिसी लगा रहे हैं उस पर वो काम कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो 40 गेट है किसी कस्टमर को सेल आउट करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है। तो परफॉर्मेंस कब होगी, जब कोई कार हो या स्कूटर हो और वो ड्राइव करके देखे खड़ी होगी, तो वो कैसे पता लगेगा फीचर। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो 40 गेट फायरवॉल है, इस फायरवॉल का जो पोर्ट नंबर यहाँ पे आपके पास 1 है, ये जो पोर्ट नंबर आपके पास 2 है, इसको कौन से मोड में रखेंगे, वर्चुअल पेयर मोड के अंदर। इसको हम क्या कर देंगे, इस वाले वायर को यहाँ अटैच कर देंगे, इस वाले वायर को यहाँ अटैच कर देंगे। अब एक मॉनिटरिंग तो ये कर रहा है आपके पास और एक मॉनिटरिंग हमारे पास ये कर रहा है, तो हम अपनी मॉनिटरिंग को और इसकी मॉनिटरिंग के जो फीचर्स हैं वो हम मैच करा सकते हैं, कस्टमर को दिखा सकते हैं। और यहाँ पर कोई IP एड्रेस की स्कीम भी हमारी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन IP इंटरफेस है। तो जो भी आप यहाँ पे ट्रैफिक देखना चाहते हैं, कोई पॉलिसी लगाना चाहते हैं कस्टमर की परमिशन से, तो पॉलिसी लगा के भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये आपके पास वर्चुअल पेयर में अंदर हम यूज कर सकते हैं। पोलो ऑल्टो में इसका नाम वर्चुअल वायर होता है, इसमें वर्चुअल पेयर इसका नाम है। लूप बैक इंटरफेस वैसी है जैसे कि लॉजिकल इंटरफेस आप OSPF जब पढ़ते थे CCNA में, तो एक कॉन्सेप्ट लूप बैक का आता था, तो हम समझते थे कि लूप बैक इज द पार्ट ऑफ द OSPF, बट लूप बैक कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। फिर ये पॉलिसीज हैं। अब इन पॉलिसीज को समझने के लिए आपको CCNA के अंदर जो आपने ACL पढ़ी है, और उस ACL के अंदर कितने तरह की ACL हम पढ़ते थे भाई CCNA में, सर दो तरीके के, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड
एक स्टैंडर्ड पढ़ते थे और एक एक्सटेंडेड पढ़ते थे। तो एक में हम देखते थे कि भाई इसमें तो केवल सोर्स आईपी बेस्ड ही होता था, तो इसमें तो इतना ट्यूनिंग नहीं हो रही है। एक्सटेंडेड वाले में सोर्स आईपी भी होता था, डेस्टिनेशन आईपी भी होता था, प्रोटोकॉल भी होते थे और पोर्ट भी होते थे। वो चार चीजों को एसीएल दो काम करती थी। क्या दो काम करती थी एसीएल? एसीएल के दो काम होते थे। पहले तो वो मैच करे, क्या सोर्स ये है, क्या डेस्टिनेशन ये है, क्या प्रोटोकॉल ये है, क्या पोर्ट ये है। मैच करने के बाद दूसरा काम होता था उसका एक्शन का। एक्शन के दो पार्ट होते थे, एक किसका, परमिट का, और एक डिनाई का। तो जो ये काम सिस्को के राउटर में पैकेट फिल्टरिंग या एसीएल के थ्रू कर रहे थे, ये काम दुनिया का हर एक फायरवॉल इतना तो करेगा ही करेगा जितना ये चीजें हैं। लेकिन उसके अंदर और स्पेसिफिक चीजें आ जाएंगी, चूंकि जो राउटर जो एसीएल पे काम कर रहा है बेसिकली वो केवल लेयर 4 पे काम कर रहा है। वो डीप इंस्पेक्शंस पे काम नहीं कर रहा है, वो नेक्स्ट जनरेशन पे काम नहीं कर रहा है। जितने अब फायरवॉल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ रहे हैं, जो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के अंदर स्पेसिफिक पोर्ट के अंदर क्या जा रहा है, सिग्नेचर क्या जा रहा है। जैसे समझने के लिए अगर मैं आपसे एक यहाँ पे टास्क डिस्कशन करूं, और यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपको दूं कि ये R1 है और ये R2 है, और R1 और R2 के बीच में जो आईपी है .1.2 है। यहाँ पर एक पीसी है जिसका आईपी एड्रेस 10.1.1.1 है, यहाँ .254 है। और लेट से ये यहाँ से इसको ए जो है टेलनेट करता है, टीएल टेलनेट 12.1.1.2, और हम चाहते हैं जब ये टेलनेट करे इसको तो ये आपके पास डिनाई हो जाए। तो किसी ने R2 के ऊपर एक पॉलिसी लगा दी, एक्सिस हाइफन लिस्ट 100 डिनाई टीसीपी होस्ट 10.1.1.1 होस्ट 12.1.1.2 और EQ23 और एक्सिस लिस्ट 100 और आपके पास परमिट आईपी एनी। और इस इंटरफेस पे जाने के बाद इंटरफेस E0 आईपी। जिन लोगों ने सीसीएनए पढ़ा रखा है ढंग से एसीएल, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आईपी एक्सिस ग्रुप और 100 और इन, चूंकि यहाँ पे ये आ रहा है, ऐसा अगर लगा दिया तो टेलनेट बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो ये सिंटेक्स लिखा हुआ है टेलनेट बंद होगा कि नहीं होगा? अगर सोर्स ये हो, अगर डेस्टिनेशन 12.1.1.2 हो, पोर्ट नंबर 23 हो, डिनाई, तो क्या हो जाएगा? टेलनेट बंद हो जाएगा, राइट? बंद हो जाएगा फर्स्ट में। लेकिन अगर इसने यहां से टेलनेट बंद होने के बावजूद, चूंकि पोर्ट नंबर जो है उसने क्या किया कि 12.1.1.2 और स्पेस 80 लिख के एंटर कर दिया, तो क्या टेलनेट हो जाएगा कि नहीं? पोर्ट खुल गया कि नहीं खुल गया? हो अब जाएगा। अंदर जा सकता हूं कि नहीं R2 के? जी जी। 100%। दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द लेयर 4 फायरवॉल। तो इसी चीज को कंट्रोल किया नेक्स्ट जनरेशन ने। वो ये भी देखेगा कि भाई ये जो आप भेज रहे हैं ट्रैफिक, ऊपर जो आपने लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है 80, तो नीचे अंदर HTTP होना चाहिए ना आपके पास 80 पे, और जा कह रहा है इसके अंदर टेलनेट जा रहा है। तो ये हमारे पास लेयर 4 के फायरवॉल TCP वाले, वो लेयर ट्रांसपोर्ट वाले, वो कैप्चर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फायरवॉल जो पॉलिसी बनाएगा उसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल पोर्ट तो रहेगा, लेकिन वो स्पेसिफिक सर्विसेज और एप्लीकेशन वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर पोलो ओल्टो अगर होता है तो पोलो ओल्टो में इसी काम को करने को हम सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी पॉलिसी बोलते हैं। किसके अंदर? पोलो ओल्टो के अंदर। बट यही काम आपके पास जब हम 48 की बात करते हैं तो 48 क्या बोलता है उसको? फायरवॉल पॉलिसी। सबने अपने अपने नाम अलग रखे हुए, काम सारे के सारे वही हो रहे हैं। शक्लें बदल दी हैं, टैब बदल दिए हैं, स्पेस बदल दिए हैं। तो यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी कहा जाएगा उसको।
तो यहाँ पे हम ये देखेंगे क्या ब्लॉक करना है क्या नहीं करना है। मैक एड्रेस बेस पॉलिसी लगाई जा सकती है, कंट्री वाइज ब्लॉकिंग की जा सकती है कि चाइना अगर सेलेक्ट कर लें तो चाइना से आने वाला ट्रैफिक रुक जाएगा या किसी और कंट्री का ट्रैफिक रुक जाएगा, वो यहाँ देखेंगे। ये है कि जो यूज़र्स हैं वो यूज़र हम लोकली भी बना सकते हैं और किसी सर्वर पे, रेडियस पे, टेकाक्स पे, एलडेप पे। तो हमने अपने ऑफिस में एलडेप बना के रखा है। एलडेप कैसे बनेगा, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द 48। एलडेप कैसे इंटीग्रेट होगा वो आपको यहाँ पर करके दिखाया जाएगा। बट ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हम इमीडिएटली नहीं लेंगे, ये टॉपिक कवर्ड होगा लेकिन बाद में जाके, चूंकि पहले आपको पोलो ऑल्टो पे अच्छे तरीके से नेट पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी और फंक्शन आ जाए, फिर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करा के देखेंगे कि भाई स्पेसिफिक यूज़र है, इस यूज़र के लिए, क्योंकि अभी तक तो आईपी बेस्ड पॉलिसी लगाई थी, अब यूज़र बेस्ड पॉलिसी कैसे लगाई जाए वो यहाँ पे देखेंगे। ये है नेट। अगर सीसीएनए का नेट किसी का क्लियर ना हो तो मुझे पहले बता देना, क्योंकि अगर सीसीएनए के नेट क्लियर नहीं है तो फिर यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी। बात समझ में आ रही है? सीसीएनए के अंदर कौन कौन से नेट पढ़े हमने, क्या क्या पढ़ा है, किसी को याद है? स्टैटिक नेट पड़ा है, हमने डायनेमिक स्टैटिक नेट पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? डायनेमिक नेट डायनेमिक डायनेमिक नेट और पढ़ा है, पैट। और हमने पैट। ये तीन चीज़ें नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, यहाँ पे उनके सारे नाम बदल जाएंगे। यहाँ पे जो स्टैटिक नेट था, डायनेमिक नेट था, पैट था, अब यहाँ पे ये वाला जो पैट है ना, ये बेसिकली ये है। यहाँ पे नाम ही अलग हो रहा है, हाँ जी। यहाँ पे उसको नाम स्टैटिक एस नेट बोल दिया गया। तो पहले ये वाले कॉन्सेप्ट में क्लियर हूँ तो पहले हम जब शुरू करेंगे नेट, तो हम पैरेलल ही सिस्को के कमांड क्या चलते थे वो समझाएंगे, ताकि ये समझने में आसानी हो। तो नेट को यहाँ पे दो नेट में बांटा गया है। एक नेट तो एस नेट है, यानी नेट को दो नेट दिए गए हैं। एक तो दिया गया है एस नेट यानी सोर्स नेट, और एक दिया गया है डी नेट यानी डेस्टिनेशन नेट। ये दोनों ही नेट हमें ज़रूरी होते हैं। इसको ध्यान से सुने कि अगर आपने इंटरनेट पे जाना है और कुछ वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट कुछ भी देखना है, तो आपके मशीन का जो सोर्स आईपी एड्रेस है वो अगर बदल जा रहा है, इफ़ यू आर सेंडिंग द ट्रैफिक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और डेस्टिनेशन पर पहुंचने तक आपका, हम देखते हैं कि सोर्स का आईपी एड्रेस बदल गया, तो वो क्या बन जाएगा, एस नेट बन जाएगा। सोर्स का नाम बदल दिया गया। हमारा आईपी कॉन्फिग स्लैश में जो एड्रेस आ रहा होता है वो क्या एड्रेस है? हमारा आईपी कॉन्फिग स्लैश में जो एड्रेस है, सीएमडी में हम जाते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस जो अभी करंट है, ये हमारी लैन का आईपी एड्रेस है। प्राइवेट एड्रेस। आईपी कॉन्फिग प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, फिलहाल प्राइवेट है। तो ये आईपी एड्रेस आपके पास हमारे लैन का है। जब हम इंटरनेट पे जाएंगे तो ये ट्रैफिक चला तो जाएगा लेकिन फिर इसका रेस्पॉन्स नहीं आएगा। चला इसलिए जाएगा क्योंकि डिफॉल्ट राउट पड़ा होगा, लेकिन वापस आईएसपी ब्लॉक कर देगा, क्योंकि प्राइवेट आईपी एड्रेस का ट्रैफिक रूट करना शुरू कर दें तो पैसे कौन कमाएगा फिर। जब हम बाहर जाएंगे तो बाहर जाने पर क्या होगा कि हमारा जो है वो बदल जाएगा। वॉट इज माई आईपी एड्रेस, वॉट इज माई आईपी, मेरा आईपी क्या है। तो हमारा जो नेटवर्क है, हमने एसीटी का नेटवर्क ले रखा है, हमारा आईपी एड्रेस ये है 49,205.178.235, दैट इज़ अवर आईपी एड्रेस। तो हमारी जितनी मशीनें होंगी बाहर जाएंगी तो उनका नाम ये बदल जाएगा। तो ये एस नेट के मल्टीपल तरह का एस नेट है वो हम देखेंगे, जिसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं, जो रिसोर्स एक्सेस करा रहा है, जो यूट्यूब आप देख रहे हो या कोई बुक आपने देखी पढ़ी, तो जिस सर्वर के पास आप जा रहे हो तो उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस पता नहीं होता, आप उसके पब्लिक आईपी पे हिट करते हैं और वो ट्रांसलेट हो जाता है किसके अंदर, अपने प्राइवेट के अंदर, या किसी पब्लिक पब्लिक में ट्रांसलेट हो जाता है। तो अगर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस बदल जाए जिसको आपने हिट किया था, एक्चुअल सर्विस वहां पर ना हो, किसी और आईपी पे हो, तो वो डी नेट हो जाएगा। तो दोनों तरह के हम नेट देखेंगे, और उसमें फिर मल्टीपल आपके पास तरीके के यहाँ पे नेट अवेलेबल हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं नेट के। फिर नेट को फिर इन्होंने दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है कि नेट को हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो
हम फायरवॉल पॉलिसी के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये जो नेट हैं दोनों के दोनों, ये दोनों नेट फायरवॉल पॉलिसी के साथ भी अप्लाई हो सकते हैं। ये दोनों नेट सेंट्रल नेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। किसने पढ़ा था अभी, कहा था एलटीएम पढ़ा है उसने? एलटीएम किसने पढ़ा था अभी, आप में से किसी ने बोला था? मैंने कहा था सर। हाँ, तो जो एलटीएम में पढ़ा है, एलटीएम में उसका नाम ग्लोबल नेट है। यहाँ पे क्या नाम है उसका? सेंट्रल नेट है। अच्छा, इसमें हम दो पढ़ेंगे ना, एक फायरवॉल नेट है जो हाँ। हम फायरवॉल के ऊपर जो है वो तो यानी नेट के दो प्रकार हैं, एस नेट और डी नेट। इन दोनों को डिप्लॉय किया जा सकता है फायरवॉल पॉलिसी के साथ भी। यानी हर एक पॉलिसी बना रहे हो तो इंडिविजुअल नेट आप लगा सकते हैं। एक तरीका ये है कि जब कॉमन नेट ही हमने लगाना है, सबको जितने भी डिपार्टमेंट है इंटरनेट पर ही भेजना है हमने, सब पे एक ही पॉलिसी लगानी है कि भाई ये जो मशीनें हैं इनको एक्सेस ना करें, इसको ना करें। तो जब कॉमन पॉलिसी हो तो हम क्या करें, उसमें सेंट्रल नेट ले लेंगे। तो सेंट्रल नेट में क्या होगा, जितने भी पोर्ट्स होंगे सबके ऊपर सेम तरह का नेट अप्लाई हो जाएगा। तो ये तब है जब कॉमन टास्क हो। अगर इंडिविजुअल टास्क है तो फिर तो नेट फायरवॉल पॉलिसी के साथ में ही लगेगा। तो दोनों तरीके से हम लगा के देख सकते हैं और इस पे अच्छी लैबें हैं और अच्छी प्रैक्टिस है। 40 गेट पोलो ऑल्टो से अच्छा फीचर यहाँ पर मौजूद हैं कुछ, जो हम यहाँ पे देखेंगे। एक टर्म यूटर नेट भी है यहाँ पे। यूटर नेट का नाम सुना है किसी ने? जनरली तो दो ही नेट होते हैं, एस नेट और डी नेट। बट यूटर नेट जो है तब यूज किया जाता है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एस नेट एंड डी नेट। ये तब यूज किया जाता है जब क्लाइंट और सर्वर्स एक ही सबनेट पे एग्जिस्ट करते हो। ये स्विच है, यहीं पर ही आपके पास यूजर बैठा हुआ है, यहीं पर ही आपके पास सर्वर रखा हुआ है। यहीं पर यूजर है और यहीं पर आपके पास सर्वर भी है। और ये आपके पास 40 गेट फायरवॉल है। इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका आईपी एड्रेस ये है। अगर मैं 1011 से 1012 को पिंग करूं या कोई रिक्वेस्ट भेजूं तो क्या 40 गेट के पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी? क्या 40 गेट को पता लग जाएगा 1011 ने 2 के साथ क्या किया है? सर इसका जो है ना फुल स्टेट जो होता है उसमें तो इंफॉर्मेशन रखता है ना अपने पास फुल अरे जो भाई सुना स्टेट टेबल। करो, सवाल पहले सुना करो जवाब देने से पहले। ये स्विच है, हाँ ये स्विच है, फायरवॉल ऊपर है, ये यूजर या क्लाइंट है, ये सर्वर है। S1 इज दी सर्वर। यूजर इस वाले आईपी एड्रेस पर रिक्वेस्ट भेज रहा है। दोनों की नेटवर्क आईडी क्या है? सेम है। कॉमन है। सेम है। तो अगर मैं यहाँ से पिंग करूं या टेलनेट करूं या वॉट एवर आरडीपी करूं तो क्या 40 गेट को पता लग जाएगा कि 40 नहीं सर। गेट? नहीं। नहीं पता चलेगा। अगर मैं इसको डाउन कर दूं लिंक को तब भी काम होगा ना। हम्म। बट मैं ये चाहता हूं कि कॉमन सबनेट के ऊपर मुझे कोई लॉक कलेक्टर चाहिए। तो फिर या तो फिर मैं ऐसा करूंगा सिसलॉक सर्वर लगाऊं अलग से। वैसे तो कुछ लॉक्स डिवाइस में भी होते हैं, बट डिवाइस आपके पास लॉक कलेक्टर तो नहीं होती है। अगर होती भी है तो मान लो फिर उस पॉलिसी तो नहीं लगाती है। तो मुझे अगर पॉलिसी भी लगानी हो, मुझे ये भी करना हो कि ये कितना रिसोर्स को एक्सेस करे, मुझे आपके पास लॉग्स भी देखने हो, तो फिर मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ किसका? यूटरनेट का। इसके ट्रैफिक को हम पहले 40 गेट पे भेजते हैं और एक पॉलिसी ये बनती है, पॉलिसी नंबर 1। और फिर 40 गेट पे यहाँ आने के लिए ट्रैफिक को यहाँ से रिवर्स लेके आते हैं, पॉलिसी 2 बनती है। तो ड्यू टू दिस ग्राफ इसका नाम यूटरनेट है। पालो अल्टो में भी यूज होता है और 40 गेट में भी इसका यूज किया जाता है। फिर डीनेट जब करते हैं तो उसके दो प्रकार होते हैं कि पोर्ट फॉरवर्डिंग करवानी है, पोर्ट ट्रांसलेशन करवाना है। तो वो भी यहाँ पे हम करके देखेंगे। फिर
हमने मल्टीपल प्रोटोकॉल्स लगाने हैं। EIGRP यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज 2000 जब ये 48 बनाया गया था उस टाइम पे जो EIGRP था दैट वाज द पेटेंट ऑफ द सिस्को। सिस्को ने EIGRP को 2012 में 2013 में ओपन सोर्स किया है EIGRP को, लेकिन 48 ने अभी तक उसको अपनाया नहीं है। तो 48 में रिप है, OSPF है, हैं और BGP वगैरह हैं, तो वो हम लगा के दिखाएंगे, उनके रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे रूट फिल्टर वगैरह करना ये भी करके दिखाएंगे। पाथ सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है सिस्को के राउटर में R1 और R2 है। मुझे जाना है इस नेटवर्क के ऊपर 192.168 100.0/24.1 पे मैं जाना चाहता हूँ। मेरे पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, 1.1.1.1.2, 2.1.1.1.2। ये जो है आपके पास 1 Mbps का लिंक है, ये आपके पास 10 Mbps का लिंक है। दो लिंक मेरे पास मौजूद हैं। R1 से मुझे इस IP को एक्सेस करना है। जब ट्रैफिक इस राउटर के पास आएगा 192.168.100.1, तो ये कौन से रास्ते को प्रीफर करेगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। If we are sending the traffic to the R1 to reach at this network ID for this IP address, इसके पास दो रास्ते हैं, ये 1 Mbps का लिंक है, ये 10 Mbps का लिंक है। ये IP एड्रेस की स्कीम है। क्वेश्चन इज दैट जब रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी तो ये राउटर कैसे डिसाइड करेगा विच पाथ इज बेस्ट, कहाँ से ट्रैफिक भेजूं। ट्रेडिशनल राउटिंग की बात कर रहे हैं, 40 गेट की बात नहीं कर रहे अभी। ये भाई सर प्रोटोकॉल OSPF के हिसाब से पूछ रहे हो आप? मैंने तो बोला ही नहीं कोई प्रोटोकॉल, मैंने तो पूछा कि राउ कैसे सिलेक्ट करेगा विच पाथ सर इज। मैट्रिक के बेसिस पे। मैट्रिक के बेस पे, ये किसने बोला है अभी? सर मैंने आयुष। आयुष ने। और कोई आंसर देगा भाई अपना? किस बेस पर ये डिसाइड करेगा कि विच पाथ इज बेस्ट? डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से दोनों का सेम ही है। आपने बोला ID, ये किसने बोला, क्या नाम आपका? हमार अम्मार। और कोई आंसर देगा भाई? किस बेस के ऊपर रूटर विल डिसाइड विच पाथ इज बेस्ट? मैंने ये बोला ही नहीं कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है आपको अभी। देखें, ट्रेडिशनल जो राउटिंग है उसके तीन कंपोनेंट हैं, राउट, सिलेक्शन, कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट का नाम होता है LM, दूसरा कंपोनेंट होता है AD और तीसरा होता है मैट्रिक। जो आंसर दिए गए हैं तीन, दोनों ही आंसर गलत हैं। जब कभी भी किसी राउटर पे कोई रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले वो LM देखता है, जिसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट मैच, यानी ये होती है बिट्स ऑफ नेटवर्क। मुझे जिस रास्ते में डेस्टिनेशन पर जाने के लिए LM की बिट ज्यादा मिलेंगी वहां से ट्रैफिक जाएगा। अगर ये टाई हो जाता है तो ये जो LM है ये हाईएस्ट देखता है, हाईएस्ट LM नेटवर्क की बिट किसके पास है। अगर ये टाई हो जाता है तो फिर सेकंड पार्ट पे जाते हैं, फिर ये इसको लोएस्ट देखता है, किसकी AD लोएस्ट है। फिर अगर ये भी टाई अप हो जाता है तो फिर इसको तीसरे पे जाता है, फिर वो मैट्रिक देखता है जो कि लोएस्ट है। तो कभी भी ऐसा ब्लाइंड आंसर नहीं देना कि साहब जो ट्रैफिक है 10 Mbps से चला जाएगा। तो भाई 10 से क्यों जाएगा? हमने अगर आपके पास जो है उसका जो AD है, उसका जो आपके पास पहले ही फेज में, पहले ही पार्ट के अंदर उसकी मास्किंग की बिट जब रूट लिखा तो मुझे जाना 1 पर है। अगर मैंने ये लिख दिया IP राउट 192.168.100.30 और ये आपके पास मैंने नीचे का जो रास्ता लिखा जो कि अच्छा था 10 Mbps का था, उसका मैंने ये 27 रख दिया, तो मेरा जो जब ट्रैफिक आएगा तो वो देखेगा कि ये जो एड्रेस है
इसमें नेटवर्क की बिट ज़्यादा है तो मेरा ट्रैफिक इस वाले लिंक को फॉलो करेगा, जबकि उसका बैंडविड्थ तो कम है। यानी जो मैट्रिक के रेस्पेक्ट में आप बोल रहे थे, मैट्रिक डिपेंड करती है किसके ऊपर, इसके ऊपर आपके पास जाके, जो कि कॉस्ट है या डिले वगैरह, या ईआरपी में डिले भी ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट मैच को लेता है। अगर ये कॉमन हो गया और हमारे पास ओएसपीएफ भी लगा है, ईआईजीआरपी भी लगा है, रिप भी लगा है, और एलएम की बिट सारे लोग कॉमन अगर दे रहे हों, क्योंकि वहां पे भी अनकॉमन बिट लाई जा सकती हैं, क्योंकि देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द समराइजेशन ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर ओएसपीएफ है तो ओएसपीएफ के अंदर एडी कितनी होती है? 110 होती है। ईआईजीआरपी में 90 90। होती है, रेप में 120 होती है, तो ईआईजीआरपी को प्रेफरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स थे, उनकी एडी अलग थी, अगर हमने उनकी एडी कॉमन कर दी, तो आपके पास अगर एडी आपके पास कॉमन हो गई तो मैट्रिक पे सिलेक्शन होगा। जनरली हम हर एक प्रोटोकॉल की एडी डिफरेंट रखते हैं। तो अगर एडी का सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब प्रोटोकॉल का सिलेक्शन हो गया। तो प्रोटोकॉल का सिलेक्शन हो गया तो वो देखेगा कि किस रास्ते में मैट्रिक की वैल्यू कम है, इस तरीके से हो रहा होता है। ये ट्रेडिशनल था। लेकिन इन केस ऑफ दी एसडी, इन केस ऑफ दी 48, भाई नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ 15 मिनट में, भी उसके बाद क्लास करेंगे। 9:05 पे हम क्लास शुरू करेंगे दोबारा। जी भाई, सबको आवाज आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। ठीक। तो यहाँ पर जो 48 है, यहाँ पर एलएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो एडी और प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट है, राउट सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। अगर कहीं जाने के लिए मल्टीपल पाथ की ये वैल्यूज सेम अगर हो जाती हैं, तो फिर यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ईसीएमपी, जो कि एसडी वैन के अंदर भी यूज होता है विप्टेला में। इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ, इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ। तो इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ में ऐसा नहीं है जैसे 48 के उसके अंदर एसडी वैन में कॉन्सेप्ट था। यहाँ से कुछ मुख्तलिफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि जब ईसीएमपी हो जाएगा तो हमारे पास लोड बैलेंसिंग की टेक्निक्स हैं कि हम ट्रैफिक को सोर्स बेस ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, या सोर्स या डेस्टिनेशन बेस भेजना चाहते हैं, या वेट बेस भेजना चाहते हैं। तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑन विच पाथ, कौन से वैन लिंक के ऊपर हम ट्रैफिक को भेजना चाहते हैं, इनके थ्रू हम वो डिसाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा हो जो कि बीजीपी है, तो बीजीपी में बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक रूल मालूम होगा कि आईजीपी अगर प्रोटोकॉल होते हैं, तो आईजीपी प्रोटोकॉल में राउटिंग टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट कितने राउट्स आते हैं? जी, आईजीपी प्रोटोकॉल यानी ओएसपीएफ में या आईजीआरपी में, रिप में, राउटिंग टेबल में कितने राउट्स आ सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अगर एलएमएटी मैट्रिक कॉमन हो तो? हम्म, कभी ध्यान दिया कि नहीं दिया है? जो आईपी प्रोटोकॉल्स जब कमांड चलाते हैं, तो इसकी आउटपुट में लिखा होता है एक टर्म, मैक्स पाथ, लिखा होता है यहाँ पे। जी सर। तो वहाँ पर जो आ सकते हैं बाय डिफॉल्ट वो 4 पाथ आते हैं जब एलएमएडी मैट्रिक कॉमन होता है। तो बढ़ाना चाहते हैं तो मैक्स पाथ की लिमिट को प्रोटोकॉल में जाके बढ़ा सकते हैं। बट इन केस ऑफ द बीजीपी अगर सारे पैरामीटर कॉमन हो जाएं तब भी राउटिंग टेबल में एक से ज़्यादा पाथ नहीं आता, बाय डिफॉल्ट एक ही पाथ आता है। तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कमांड चलाने पड़ते हैं जिससे हम मल्टीपल पाथ को राउटिंग टेबल में ला सकें। तो ये लोड बैलेंसिंग हम देखेंगे हर एक प्रोटोकॉल्स में। फिर यहाँ पर जो ये पॉलिसी राउट है, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। जिसने आप में से सीसीएनपी पढ़ा है उसने पीवीआर पढ़ा है क्या? जी भाई, पीवीआर पढ़ा है किसी ने?
सर पढ़ा तो है, जी बट सर, बहुत सब पॉलिसी बेस्ड theoretical। राउटिंग जो है ना। पॉलिसी बेस राउटिंग के साथ में एक टर्म होता था IPSLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ नामों का हेर फेर है। ट्रेडिशनल में उसको PVR बोलते थे, पोलो ऑल्टो में उसको PVF बोलते हैं, और आपके 48 में उसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी राउट बोलते हैं। ये सारे बराबर हैं, नाम चेंज है। कि कोई किसी रास्ते से जा रहा था, उसके रास्ते को बदलने, भाई इससे नहीं इससे जाओगे, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये IPsec है कि हम जो ट्रैफिक भेज हैं, डेटा ट्रैफिक, उसको सिक्योर करने के लिए IPsec VPN यहाँ पे 3 तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, 2 मिनट के अंदर कॉन्फ़िगर हो जाता है। कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, पॉलिसी बेस कैसे करेंगे, तो 3 तरह का IPsec VPN है। यानी ये साइड टू साइड VPN हो गया, और ये है रिमोट VPN। रिमोट VPN में ये वाली लैब हो जाएगी आपकी, ये वाली लैब नहीं होती है जब तक के लाइसेंस आपके पास ना हो। और 48 का लाइसेंस हमने कंट्री लेवल पे, इंडिया लेवल पे भी जो स्टूडेंट हमारे मौजूद थे 48 के अंदर, उनसे भी डिस्कशन कर लिया। 48 लाइसेंस नहीं देता आपको। तो पढ़ने से पहले, कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये पता हो क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं। क्लियर कट है, जो नहीं हो सकता वो बता दिया जा रहा है। कल को ये ना हो जी सिलेबस में था और आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। सब कुछ क्लियर होना चाहिए A to Z। तो ये टनल जो मोड है, ये आपके पास सिलेक्ट तो कर लेगा वो, लेकिन ये वर्क नहीं करता जब तक कि लाइसेंस ना हो। और लाइसेंस इसका नहीं मिल रहा है, LTM का ही मिल जाता है। फॉर पोलो ऑल्टो का हमारे पास पूरे साल का लाइसेंस मौजूद है, बट इसका लाइसेंस मिल के नहीं दे रहा है। सर पोलो अल्टो का ग्लोबल प्रोटेक्ट होता है ना? हाँ, ग्लोबल प्रोटेक्ट आपके पास तो उसके लिए हो गया ना, रिमोट VPN की। जैसे यहाँ पे SSL के लिए वहाँ पे वो होता है, ठीक है ना। बाकी जैसे वो है ना आपके पास, एंटीवायरस है, वाइल्ड फायर है, उसके लाइसेंस चाहिए होते हैं, बिना उसके काम नहीं होता। तो ओके। 48 का हमारे पास लाइसेंस मौजूद है, किसी को अगर चाहिए भी तब भी वो खरीद सकता है, हमारे से दे सकते हैं। HA, हाई अवेलेबिलिटी, ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है, CCNA में पढ़ा है आपने। HSRP, VRRP, GLVP, मल्टीपल अगर डिवाइसेस हों, एक डाउन हो जाए तो दूसरे से कैसे जाए। तो यहाँ पे 48 के 2 मोड हैं, एक्टिव पैसिव, पैसिव पैसिव। आपके पास ये जनरली इंडस्ट्री में ये एक्टिव और क्या चीज़, एक्टिव और पैसिव यूज़ किया जा रहा होता है। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे देखेंगे इसके ऊपर भी। ये कुछ मिसलेनियस लैब हैं जिसका हम नाम नहीं दे पाए, क्योंकि जितने भी आप ये नाम दे रहे देख रहे हो, ये हमने अपना डिजाइन किया हुआ सिलेबस है कि हम ये पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कौन से टॉपिक में क्या पढ़ा रहे हैं, इसके नाम हमने मिसलेनियस डाल दिया, क्योंकि ये जिग जैग सारे के सारे टॉपिक हैं। ये सब सबसे बाद में करा रहे होते हैं। फिर ये है कि भाई कैसे उसको अपग्रेड करें, कैसे रिस्टोर करें, कैसे बैकअप लें, ये वाले पार्ट हैं। ये जो पार्ट हैं, ये पार्ट नहीं हो सकते। ये सारे लोग ध्यान से सुन लें कि इसमें हम ये तो दिखा सकते हैं कि भाई कैसे उसको अटैच करोगे, लेकिन ये सारे के सारे लाइसेंस बेस्ड हैं। किसी के पास लाइसेंस हो तो ये हो सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है इनको कराना। बट ये हम आपको पोलो ऑल्टो में कराते हैं, क्योंकि पोलो ऑल्टो का लाइसेंस, वी हैव द लाइसेंस ऑफ द पोलो ऑल्टो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे अटैच होंगी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के साथ में या सेंट्रलाइज पॉलिसी के साथ में, वो आपको दिखा दिया जाएगा। सिर्फ मसला इतना ही है, सिर्फ लाइसेंस का हो तो आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। इफेक्ट नहीं देख सकते, इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे केवल, रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। वी डोम, ये कॉन्सेप्ट आपने CCNP किसी ने पढ़ा होगा, VRF पढ़ा है किसी ने? जी भाई, जी सर। वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, लॉजिकली ब्रेक कर देते हैं फिजिकल डिवाइस को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर। तो ये भी लाइसेंस बेस्ड है, बट बिना लाइसेंस के हम क्या कर सकते हैं कि एक VRF, एक आपके पास VDOM बना सकते हैं। वर्चुअल डोमेन है, वी डोमेन यानी वर्चुअल डोमेन। तो यहाँ पर एक तो इसके अंदर रूट VDOM बना होता है, एक और बना सकते हैं। तो जब हम इसको बनाते हैं तो बेसिकली इसके 2 मोड होते हैं। एक मेन मोड होता है, आपके पास स्प्लिट मोड होता है, और एक मल्टी मोड होता है।
तो मल्टी मोड तो तब काम करेगा जब लाइसेंस प्लेट होगा। स्प्लिट के अंदर वो ऑटोमेटिकली एक 48 ट्रैफिक के नाम से वीडोम वर्चुअल बना देता है। तो कैसे हम कम्युनिकेट कराएं, पॉलिसी बनाएं, वो हम देख सकते हैं। पर चूंकि दो हम वीडोम नहीं बना सकते कि साहब एक वीडोम हमने बना लिया एचआर के नाम से और एक वीडोम बना लिया हमने लेट्स से मार्केटिंग के नाम से, और इसको कैसे कम्युनिकेट कराए। पहली चीज जब बनेंगे नहीं तो कम्युनिकेट ही नहीं होंगे। तो हम सिर्फ इतना दिखा सकते हैं कि साहब वी सारे जो पोर्ट्स थे बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होते थे, रूट के अंदर होते थे। जब हमने स्प्लिट में डोमेन में कन्वर्ट कर दिया तो हम उसमें से कुछ पोर्ट को दूसरे आपके पास वीडोम में ले जाएंगे और हम ये दिखा देंगे कि पॉलिसी हमने लगाई है, ट्रैफिक इज गोइंग टू द इंटरनेट क्लाउड, ये काम हो रहा है। यानी इंटर वी डोमेन राउटिंग नहीं करा सकते हैं जब तक कि लाइसेंस मौजूद ना हो। तो एक तो वीडोम के अंदर इंटर वीडोम राउटिंग नहीं हो सकती है। दूसरा ये लाइसेंस बेस्ड जो आपके पास फीचर हैं ये लग तो जाएंगे लेकिन इनका रिजल्ट नजर नहीं आएगा। एस डी वैन जैसे एस डी वैन विप्टेला का अलग है, 48 का पूरा ही आपके पास चैप्टर अलग है, पूरा कोर्स अलग है एस डी वैन का। हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे कैसे हम एस डी वैन यूज कर सकते हैं, पोर्ट को एज एस डी वैन यूज कर सकते हैं 48 के अंदर। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल राउटिंग थी और जो एस डी वैन जिसको इंटेलिजेंट नेटवर्क कहा जाता है उसमें डिफरेंस क्या है कि फॉर एग्जांपल ये R1 राउटर है और ये R2 राउटर है। वी हैव द टू लिंक्स, ये आपके पास दो लिंक मौजूद हैं and 2.2.2.1.2 है and we are going to the 192.168.100.0/24 ये .2 है। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 100 Mbps का लिंक था, ये 10 Mbps का लिंक है। हमें मालूम है कि दैट इज द बेस्ट पाथ और ट्रैफिक हमारे पास ऐसे करके जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पाथ में अगर डिले बढ़ जाता है, हमारे पास जो डेटा ट्रैफिक होता है उस डेटा ट्रैफिक के साथ तीन हादसे हो सकते हैं। डेटा ट्रैफिक या एक तो लॉस हो सकता है, दूसरा पहुंचेगा तो डिले के साथ पहुंचेगा, तीसरा ये कि उसके अंदर जिटर हो सकता है। तीन चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लॉस का मतलब टोटली लॉस हो गया, डिले का मतलब कि जिस टाइम पे आपने ट्रैफिक भेजा उस टाइम पे नहीं जाएगा, कुछ पीरियोडिक डिले होना है, ठीक है ना। लेकिन अगर डिफरेंस इन डिले हो जाए कि जो वक्त पर पहुंच रहा था वो आप उस वक्त पे नहीं पहुंच पाते, यानी कुछ वेरिएशन इन डिले हो गया, तो वो जिटर कहलाएगा। तो हर एक जो एप्लीकेशन होती है जब डेवलप की जाती है तो हमें मालूम होता है कि इसमें इतना लॉस के चांसेस हैं, इसमें डिले के चांसेस हैं, इतना जिटर हो सकता है। तो अगर किसी पाथ में ये चीजें आपके पास लॉस, डिले या जिटर कुछ हो जाएं तो क्या ट्रेडिशनल राउटिंग अपना रास्ता, अगर इसका ट्रैफिक ऊपर से जा रहा था और पैकेट लॉस होना शुरू हो जाए या लेटेंसी बढ़ जाए, जब हम पिंग करते हैं तो आपने देखा कभी जब हम पिंग करते हैं तो वहां पे आ रहा होता है राउंड ट्रिप टाइमर, देखा किसी का? जी सर। कभी वो ज़्यादा होता है कभी कम होता है जी। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि ईव टूल के अंदर उसके डिलेस वगैरह को बढ़ा कर देख सकते हैं कि डिले बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो ट्रेडिशनल राउटिंग में अगर बेस्ट पाथ से ट्रैफिक जा रहा था और ये पैरामीटर इंक्रीज हो जाते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस हो जाते हैं, तो क्या वो रास्ता बदल देगा नीचे? नहीं सर। नहीं बदलता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द SD-WAN एंड द नॉर्मल ट्रेडिशनल राउटिंग। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें SD-WAN के साथ हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और SD-WAN जैसे ACL के रूल थे, फायरवॉल के रूल थे, इसी तरीके से यहाँ पे इसके हम रूल बना सकते हैं SD-WAN के अंदर। अगर सोर्स ये हो, अगर डेस्टिनेशन ये हो, तो कौन से वाले रास्ते से जाए, कौन सा इंटरफेस चूज करे, ये सारी चीजें यहाँ पे हम कर सकते हैं। दो लैब तो वो जो ऊपर बताई गई कि साहब ये नहीं हो सकती हैं। स्प्लिट जो ये आपके पास वर्चुअल डोमेन है इसमें इंटर डोमेन राउटिंग नहीं हो सकती है। और तीसरा चीज ये प्रॉक्सी वाला पार्ट भी बिना लाइसेंस के नहीं हो सकता है।
तो इन तीनों कैरिकुलम में लिख के रखा हुआ है हमने, होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा 18 वाला, ये आपको क्लियर बता दे रहे हैं पहले ज्वाइन करने से पहले ही। इसमें आपके पास मल्टी वीडोम नहीं होगा, स्प्लिट वीडोम हो जाएगा। इसमें ये पॉलिसीज लग जाएंगी लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आएगा। फिर ये है क्वालिटी ऑफ सर्विस। किसी ने क्यूएस पढ़ा आप में से? क्वालिटी ऑफ सर्विस पढ़ा है किसी ने? नहीं सर। नहीं पढ़ा है तो इसको जनरली लोगों ने नहीं पढ़ा होता, क्योंकि ये थोड़ा रूखा सब्जेक्ट है। तो पहले मैं ये पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें कि कैसे क्यूएस काम कर रहा होता है, फिर इसके ऊपर कैसे बैंडविड्थ को कंट्रोल करें, कनेक्शन को कंट्रोल करें, ये करके हम दिखा देंगे। FortiGate लोड बैलेंसर जो है, जस्ट लाइक जैसे आप LTM की बात करते हैं, GTM की बात करते हैं, तो हम FortiGate को एज ए लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं। और इसमें ये और ये जो 3-4 टेस्ट हैं, ये टेस्ट करा के आपको दिखाया जा सकता है। यहाँ पे आपके पास हेल्थ मॉनिटरिंग भी कराई जा सकती है। तो ये कैरिकुलम है जो हम आपको पढ़ाएंगे। कैरिकुलम का डिस्क्रिप्शन सारा कर दिया है। कल जो हम शुरू करेंगे, बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे, पहले टॉपिक से, फ्लो, इसका पैकेट फ्लो से शुरू करेंगे। पैकेट फ्लो के लिए जो हम डायग्राम लेंगे, वो डायग्राम हमारे पास ये रहेगा। इसके अंदर हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखेंगे पॉलिसी को आपके सामने। ये जो डायग्राम है, इसमें आपके पास ये लैन है और ये आपके पास वैन है। इसको अगर मैं बड़ा कर दूं तो इस पे हमने कॉन्फ़िगर करके रखना है डी नेट भी और सोर्स नेट भी। और हमने ट्रैफिक जो भेजना है, चूंकि हमने 40 गेट का जो फ्लो लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करना है। जब ट्रैफिक बाहर से हिट हो या अंदर से हिट हो, तो वो आने वाले ट्रैफिक के लिए सबसे पहले वो देखता है क्या वो टेबल के अंदर उसकी एंट्री मौजूद है। अगर नहीं है तो उसको एक नई आईडी देता है बनाकर, और जो सेशन आईडी देता है उसी पर सारा काम हो रहा होता है। पहले वो डी नेट का लुकअप करता है, फिर रूट देखता है, फिर पॉलिसी देखता है, फिर एस नेट पे जाता है। तो क्या ये टास्क एग्जैक्टली ऐसे ही परफॉर्म हो रहे हैं? फिर जब ये आपके पास फ्लो कंप्लीट हो जाता है तो इसको बाहर निकाल देता है और इसकी एंट्री को सेशन टेबल में एंटर कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब ट्रैफिक आता है तो वो देखता है सेशन आईडी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो फिर ये सारे फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो इसी सेशन आईडी के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो हम ट्रैफिक जनरेट करेंगे वो यहाँ से इस वाले आईपी पे हिट करेंगे। यहाँ पे जब हिट करेंगे तो ये सोर्स आईपी था, ये DIP होगा, डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी को हमने ट्रांसलेट कर रखा होगा इस वाले के ऊपर। जब रिक्वेस्ट यहाँ पर आए तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे चली जाए, तो हम देखेंगे डी नेट का वो लुकअप करेगा। अब यहाँ जाने के लिए जब डी नेट आईपी मिल जाएगा तो वो देखेगा कि क्या डेस्टिनेशन पर जाने के लिए मेरे पास कोई राउट है, वो राउट का लुकअप करेगा। राउट के बाद वो देखेगा क्या कोई पॉलिसी बनी है वैन से लैन के लिए, वो देखेगा। फिर वो देखेगा क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई एस नेट भी कॉन्फ़िगर्ड है, ये जो आईपी आ रहा है इस आईपी के लिए क्या कोई एस नेट कॉन्फ़िगर्ड है, तो हम एस नेट भी कॉन्फ़िगर करके रखेंगे। यानी ये जो भी आईपी आएगा वो इस वाले आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो सारा फ्लो है जो नज़र आएगा, पहले हम कराएंगे फिर आपको उसकी ये शक्ल नज़र आएगी। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है ताकि दिखा सकेंगे कौन सा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें कल हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से। तो कल का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा, आपके सामने ही 40 गेट को कॉन्फ़िगर करेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। क्योंकि पॉलिसी पहले दिन का काम नहीं है, बट चूंकि डीबग का फ्लो थ्योरेटिकल पढ़ाने से कोई हासिल नहीं होगा जब तक कि आंखों से दिख ना जाए कि वाकई में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका डिस्कशन थ्योरेटिकल के साथ में जब हम लैब करके देखेंगे, तो डी नेट भी कल ही हम पढ़ाएंगे, एस नेट भी पढ़ाएंगे। बट आपका जब टॉपिक आएगा तो आपको फिर सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ाएंगे कल, इसलिए उसको कॉन्फ़िगर करके रखेंगे ऑलरेडी, ताकि हम ये फ्लो देख सकें क्या ये ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेशन की एलोकेट
ट्रैफिक आया है, उसका सेशन आईडी भी एलोकेट हो गई है, उसने उसके लिए डीनेट भी किया हुआ है, उसके लिए उसने राउट को फाइंड आउट भी किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें उसको यहाँ पे नज़र आ रही है, पॉलिसी भी उसको नज़र आ रही है। तो ये सारा ट्रैफिक हम देखेंगे, क्योंकि पिंग के ट्रैफिक में सारी चीज़ें नज़र नहीं आती ढंग से, इसलिए हम उसको वहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से डीबग के कमांड को चला दिए जाएंगे 1000 लाइन के लिए, 50,000 लाइन के लिए, चूँकि बहुत सारी डीबगिंग सेकंडों में आ जाती है। फिर वहाँ से हम उसको टेलनेट करेंगे, जब टेलनेट करेंगे तो पोर्ट नंबर 23 के ऊपर तो हम देखेंगे कि वो हमें सारे जो सीक्वेंस नंबर हैं और आपके पास ये फ्लैग्स वगैरह हैं, एक्नॉलेजमेंट है, ये सारे भी नज़र आ जाएंगे। तो वहाँ से हम रीड आउट कर सकते हैं कि भाई जो 48 ने अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है उसकी आउटपुट जो है वाकई इस तरीके से आ रही होती है। तो ये हम यहाँ से कल वेरीफाई कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कल का जो रहेगा वो 48 का के फिलोलॉजिक का रहेगा। अगर टाइम मिलता है, बचता है, तो फिर ये जो टर्म्स हैं, थ्योरेटिकल टर्म्स हैं, इनके एसेट क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और CIA मॉडल के अंदर करेंगे। बस लगता नहीं कि कल ये वाला टाइम मिल पाएगा, इतने में ही टाइम तकरीबन समझाने में कवर्ड हो जाता है, समटाइम्स टाइम बच जाता है। फिर अगले सैटरडे से फिर उसकी हम CLI के ऊपर जाएंगे, GUI के ऊपर जाएंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाए, कैसे नहीं की जाए, कैसे उनके पोर्ट्स को उस मोड में डाला जाए। तो सबसे पहले हम जो शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं कि भाई जो आपने NANP में फेमिलियर हो वो आप या तो लेयर 3 इंटरफेस से फेमिलियर रहो या आप लेयर 2 से हो। तो फिर लेयर 3 से हम शुरुआत करेंगे कि इंटरफेस को कौन कौन से मोड में डाला जाए, कैसे कैसे कर सकते हैं। फिर इस तरीके से चलेगा। सैटरडे संडे अगर ये हम करते हैं तो ये तकरीबन जो है 2 महीने से ऊपर ही करिकुलम निकल जाता है। तकरीबन 2 महीने और 1-2 हफ्ते और टाइम इसमें लग सकता है। लैब जो आप एक्सेस करेंगे, लैब का जो एक्सेस रहेगा वो भी 24/7 रहेगा। जो क्लास हो रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। लैब आपके पास जो आप एक्सेस करोगे वो क्लाउड का आपको लिंक दिया जाएगा। मेरे पास उसका लिंक डायरेक्टली है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके क्रेडेंशियल बना दिए जाते हैं। एक क्लाउड हमारे पास ही है, दूसरा जो क्लाउड है वो इसके ऊपर है। आपको जो दिया जाएगा वो ये वाला दिया जाएगा, जिस पे ये डायग्राम अभी मैंने खोला हुआ है। ये वाला आपको दिया जाएगा। आपके पास जो लैब रहेगी वो उसकी जो शक्ल होगी वो ये होगी। ये डायग्राम रहेगा मेन, जिसके ऊपर हमारी सारी लैब चलेंगी। और भी चेंज होंगे तो ये डायग्राम आप कॉपी कर दिया जाएगा, कोई बनाना चाहेगा बना लेगा। तो 24/7 लैब का आपके पास एक्सेस रहेगा। लैब फ्री है जब तक आपके बैच चलेंगे। तो याद रखें कि अपने पीरियड के अंदर सैटरडे संडे आपकी लैब हो क्लासेस हो रही हैं, पूरा वीक आपके पास फ्री है, उसका यूटिलाइजेशन करें। क्योंकि सबसे बड़ी डिमांड लैब की है, लैब कैसे करें। और लैब जो है नॉर्मल लैपटॉप पे नहीं होती है, इसके लिए हैवी ड्यूटी सर्वर चाहिए। 8-10 लाख रुपए के सर्वर इसके आ रहे होते हैं। 2-3 सर्वर हमने भी लगा रखे हैं, ऑनलाइन रैक जा रही हैं। आप टाइम पे नहीं करोगे फिर दूसरे बैच का टाइमिंग आएगा, वो कैसे करेगा। वीडियो का एक्सेस आपके पास रहता है, क्लास ख़त्म होने के बाद भी 7, 8, 9, 10 महीने तक रहता है। अब एक कोई अगर 8-10 महीने तक भी कोई कोर्स ना पढ़ पाए तो फिर वो लाइफ में क्या करेगा। आज के अंदर तो कोर्सेज ही मल्टीपल करने के लिए हैं। किसी को कोई अपने बैच में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, दोबारा कोई बैच शुरू होता है, तो पहली चीज़ तो ये कि इतनी अपनी ख़राब हमने नहीं पढ़ाया हुआ कि आपको समझ में नहीं आए। वीडियो का एक्सेस भी दिया, उसके बावजूद भी कोई चीज़ कोई क्वेरी रह जाती है, कोई टॉपिक पढ़ना है, बैच चल रहा है, तो उस बैच में आप आमिर सर से फ़ोन पे बात करके वो क्लास में दोबारा से अटेंड कर सकते हैं। बट उसमें ध्यान ये रखना है कि आप पढ़ चुके होगे, आप खामोश रहें। नए बंदे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछने दीजिए। आप अगर पहले से पढ़ रखे हैं, क्वेश्चन जनरेट करेंगे तो उनके लिए कंफ्यूजन का विषय बन जाएगा। कोई सवाल है किसी का भी? जी भाई। हमारी प्रॉपर क्लास आज हमने इंट्रोडक्शन सारा दे दिया, क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, लैब कैसे होगी, सारा दिखा दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के क्रेडेंशियल अलग बनेंगे, लैब के क्रेडेंशियल अलग बनेंगे। 24/7 दोनों ही एक्सेस आपके पास रहेंगे। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो फिलोलॉजिक का टॉपिक शुरू होगा, जो पहला वाला आपके पास होगा पैकेट फ्लो का। इससे हम शुरुआत करेंगे।
पेमेंट के मोड क्या होंगे, इसके लिए आप आमिर सर से कांटेक्ट करेंगे। मेरा काम क्लास में लेक्चर देना है केवल। लैब में कोई इशू आ रहा होगा, लैब अगर नहीं चल रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप आमिर सर को कांटेक्ट करेंगे। आमिर सर का नंबर सब लोगों के पास होगा, नहीं है तो ये नंबर नोट कर लीजिए, ये आमिर सर का नंबर है 9910111641। ये नंबर आमिर सर के पास ही रहता है, ये नीचे वाला नंबर मेरा है। बट जनरली मेरा नंबर भी जब मैं क्लास में होता हूँ तो ये नंबर भी इधर ही शिफ्ट हो जाता है। तो कॉल क्लास की पेमेंट के लिए, लैब अगर नहीं चल पा रही है, कोई पिंग नहीं हो पा रहा लैब में, हो सकता है फिजिकल कनेक्टिविटी में कोई इशू हो गया हो, जनरली होता नहीं, तो आप आमिर सर से भी कॉन्टेक्ट करेंगे। कोई सवाल किसी का भी? नहीं सर। ठीक है जी। तो नो सर। 3 लोग रह गए हैं, शायद यही लोग क्लास करेंगे, बाकी एग्जिट कर गए हैं ऑटोमेटिकली। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं, 8 बजे की क्लास होगी और 10 बजे तक क्लास होगी। ठीक है जी। बीच में नमाज ओके का टाइम में 15 मिनट चाहिए होगा। ओके 8:30 बजे नमाज का टाइमिंग हो गया, तो कल 8:30 बजे नमाज पढ़ने जाएंगे, 8:45 से फिर क्लास होगी, यानी 8 बजे क्लास शुरू होगी, फिर आधे घंटे के बाद 15 मिनट का गैप होगा। ठीक है जी, चलिए, ओके गुड नाइट जी। सर।